and welcome to the competitive classes. Today is another day in our lecture series जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे वो IBPS हो, JK बैंक हो या SBI हो। अभी तक हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिट्रीव नहीं कर पाए हैं, बट जैसे ही क्वेश्चंस इकट्ठे कंपाइल हो जाते हैं वी विल ब्रिंग आउट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेशन फॉर यू। ठीक है, तो टेंशन मत लो। जो लेवल है एग्ज़ाम का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जो लेवल है एग्ज़ाम का मॉडरेट लेवल से ज़्यादा नहीं जा रहा, वही लेवल है जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज अगर आज एक पेपर आ रहा है, एक भी नहीं, एक दिन में 4 पेपर हो रहे हैं, तो आपको हर शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये मत सोचो कि मेमोरी बेस्ड करके जाओगे तो वही क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो अगर पुराने वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको आज तक हमने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं ऑन इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, सब के सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए गए हैं। डू ज्वाइन विद अस ऑन देम, ताकि जो भी पोस्ट हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए, आप नोटिफाइड हो जाओ, बिकॉज सम टाइम्स यूट्यूब से नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं आपको, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द वीडियोस। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। अगेन कुछ पजल्स करेंगे, इनको आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही लगाकर चलो। अगर पेपर में 8 पर्सन्स वाली सर्कल वाली पजल आई है तो वही पजल मैं आपको करवा रही हूँ। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्शंस का, और मैं आपको बोल रही हूँ कि डायरेक्शंस बहुत इजी आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबिलिटी के केस बन रहे हैं हर क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, पजल है, स्टार्ट रीडिंग इट। जैसे ही लाइव हो जाती है क्लास, डू कम लाइव विद अस, ठीक है, ताकि हम आपसे इंटरैक्ट कर पाएँ लाइव सेशन में। कल के सेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था एंड वी आर रियली सॉरी अबाउट दैट। तो 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लिया, ठीक है, 8 लोग बिठा लिए। सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? इनवर्ड। मुझे बोला है 2 लोग हैं A और B के बीच में। अगर मैं यहाँ पे A को फिक्स कर लूँ तो हो सकता है B मेरा यहाँ हो, एक और 2 पर्सन्स छोड़ के। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट साइड से पर्सन्स छूटे हों, और इसलिए मुझे एक और सर्कल बनाना पड़ेगा ताकि मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी भी मिस आउट ना हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी में मेरा B कहाँ आएगा? यहाँ। आगे चलते हैं। C वो सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। C जो है B के सेकंड लेफ्ट पे है। ओके, तो ये रहा B, तो 1 और 2 लेफ्ट B का ये है, तो C मेरा कहाँ आएगा? ये। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो B का लेफ्ट किस साइड जाएगा? इस साइड। तो मेरा C कहाँ आएगा? यहाँ। आगे गिवन है 3 persons were sitting between E and F, but F was not adjacent to to C। अगर इस पॉसिबिलिटी में देखूं, जब 3 लोग किसी के बीच में हैं तो इसका मतलब वो दोनों ऑपोजिट एंड पे हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि 2 अपोजिंग एंड्स किसके खाली हैं। यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे EF नहीं आ सकता, यहाँ पे C है तो EF यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ है तो EF यहाँ नहीं आ सकता। मतलब मेरे पास इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ 2 कंडीशंस बचती हैं, प्लस मुझे गिवन था मुझे क्या गिवन था कि E और F के बीच में 3 पर्सन हैं और F जो है वो C के पास नहीं बैठ रहा। मतलब यहाँ पे मेरा E बैठेगा और यहाँ पर मेरा कौन बैठेगा?
F। सिमिलरली यहाँ पर देखो E और F के लिए ये दो पोजीशंस खाली हैं, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। C के पास F नहीं बैठेगा तो यहाँ पे E आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, F। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं, नाइदर D नॉर G इज सिटिंग ऑपोजिट टू C। C के सामने D और G नहीं बैठ रहे, तो D और G को छोड़ के कौन है हमारे पास, A B C D E F G, तो यहाँ पे आ गया मेरा H। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करूँ तो C के सामने D और G नहीं बैठ रहे, मतलब D और G के लिए ये पोजीशंस खाली हैं और यहाँ पे कौन आएगा, H। लास्ट मेरा स्टेटमेंट है B एंड H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ D। B और H जो है वो इमीडिएट नेबर्स किसके हैं, D के, मतलब मेरा D यहाँ आएगा, तो ये पोजीशन किसके लिए बचा, A B C D E F, तो ये पोजीशन मेरा बच गया G के लिए। और अगर यहाँ की बात करूँ, मुझे बोला था B और H किसके नेबर्स हैं, D के, तो ये रहा H, ये रहा B, बट यहाँ पे कौन बैठा है, F, मतलब मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत, और मेरा जो फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट आया वो ये आया। बिलीव मी गाइज, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में। ज़्यादा वरी नहीं करनी है, बहुत इजी पेपर नहीं आ रहा बट डिफ़िकल्ट भी नहीं आ रहा, और रीजनिंग का लेवल अभी तक इजी है, लेंथी हो सकता है बट इजी है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के राइट पे कौन है, जब राइट पे जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 1 2 and 3, तो D के राइट पे कौन है, G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट इज फ्रॉम A to Z इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन अनचेंज्ड इन द न्यू अरेंजमेंट एक्सक्लूडिंग A से शुरू करना है, आपने सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और फिर ये बताना है कि कितने लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो नए पोजीशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ जाएंगे, B C D E F G H। तो हमने देखा सिर्फ A को हमने अपनी पोजीशन पे फिक्स किया था, बाकी जितने भी लोग हैं सबकी पोजीशन चेंज हो रही है, एंड इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नन। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C इन्वर्ट था, C के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, E। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, E, विच इज माई ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग ऑपोजिट टू D। D रहा ये, तो D के ऑपोजिट कौन बैठा है, A। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या रहा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 of the 5 are alike in a certain way and thus form a group, find the one that does not belong to that group। ऑप्शंस क्या है, B G। अब ये वाले भूल जाओ जो हमने अरेंज किए थे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इनको भूल जाओ, इनको मत कंसिडर कर लेना। तो पहला है B G, ये रहा B, ये रहा G। नेक्स्ट है E F, ये रहा E और F। नेक्स्ट है A G, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा G। नेक्स्ट है C H, नेक्स्ट है A D। तो आपने देखा कि A G के अलावा जो बाकी सारे थे वो अपोजिंग एंड्स वाले एलिमेंट्स थे। A के सामने D बैठा था, C के सामने H बैठा था, B के सामने G बैठा था। तो जो सिर्फ एक पेयर था जिसमें एडजेसेंट पेयर था, तो इसलिए मेरा आंसर क्या रहा, मेरा आंसर रहा A G। तो हर पजल के बेसिस पे 5 ही क्वेश्चंस आते हैं, लाइकवाइज इस क्वेश्चन में भी थे, और इस क्वेश्चन को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम एक और पजल करेंगे रीजनिंग की। अगेन 10 पर्सन्स वाली पजल कल वाली शिफ्ट में पूछी गई है, जिसमें 10 लोग थे। दे वर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ एंड दे वर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। तो साथ साथ में डायरेक्शंस पढ़ते हैं, सॉल्व करो अपने बेसिस पे। खुद करना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वॉच मी डूइंग इट। तो 10 persons are sitting in 2 parallel rows facing each other. A, B, C, D are sitting in first row and facing south, and P, Q, R, S and T sitting in second row and facing towards the north direction. तो A, B, C, D जो हैं ये साउथ डायरेक्शन की तरफ हैं, और P, Q, R, S, T जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। ये मुझे गिवन है।
Q is sitting at an extreme end of the row, only one person is sitting between Q and S. हमको पता है Q जो है वो नीचे वाली रो में आना है, बट मुझे बोल दिया एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मुझे नहीं पता ये वाला एंड या ये वाला एंड, तो अगर ये वाला एंड हुआ तो यहाँ पे कौन आएगा, Q. इसका मतलब मुझे दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी आ गई और मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी में मेरा Q जो है वो इस साइड पे बैठा होगा. ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बना लो क्योंकि मुझे नहीं पता Q कौन से एंड पे बैठा है. आगे दिया था Q और S के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो ये एक और ये कौन आ गया, S. और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन आ गया, S. आगे द पर्सन हु इज फेसिंग S इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. ध्यान से पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी है. ठीक है, जो सारे पर्सन है ना वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं. अगर ये एंड पे है तो 1 2 3 4 5 5 ही लोग हैं, और अगर इनके सामने भी 5 ही लोग हैं, और यहाँ पे 5 1 2 3 4 5. मुझे बोला दैट द पर्सन हु इज फेसिंग S इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. S को कौन फेस कर रहा होगा, ये किसके लेफ्ट पे बैठा है, D के लेफ्ट पे बैठा है. मतलब D कहाँ बैठा होगा, यहाँ, तभी तो D के लेफ्ट पे ये होगा. और इसके केस में D का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला. अगर यहाँ पे D होगा तो D के लेफ्ट पे जो बैठा है ही इज फेसिंग whom, ही इज फेसिंग S. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाइदर R नॉर S फेसेस C. S जो है यहाँ पे C को फेस नहीं कर रहा, यहाँ पे भी C को फेस नहीं कर रहा, और अभी तक मुझे R की प्लेस नहीं पता. आगे चलो, T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड P. T S और P का इमीडिएट नेबर कब होगा, जब T यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा, है ना. और इस केस में जब T यहाँ होगा और P यहाँ होगा. इमीडिएट नेबर तो तभी होगा ना जब वो उन दोनों के बीच में बैठा होगा. तो इन पांचों में मेरी पोजीशन बची R की, तो ये आ गया मेरा R, और यहाँ पे मेरा R कहाँ आ गया, यहाँ. ठीक है, मुझे बोला था C जो है वो R भी नहीं फेस करता, S भी नहीं फेस करता, मतलब यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे भी C को नहीं आना था. और इस केस में C यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता. नेक्स्ट है द पर्सन हु फेसेस Q विल नॉट सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ A. जो बंदा Q को फेस कर रहा है वो A के लेफ्ट पे नहीं होगा. ठीक है, ऑल्सो A सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E. तो देखो इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे बोला A सिट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E. अगर मैं यहाँ पे E को बिठाती हूँ तो लेफ्ट में 1 2 एंड 3, ये आ गया मेरा A. यही तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है. अगर मैं E को यहाँ पे बिठाती तो A के लिए आगे जगह ही नहीं बचती, मतलब मेरा A कहाँ बैठेगा, यहीं पे. और अगर मैं यहाँ की बात करूँ अगेन, अगर मैं E को यहाँ बिठाऊंगी तो ही तो मेरा A 1 2 एंड 3 यहाँ पे बैठ सकेगा. इसके अलावा और कोई पोजीशन खाली है ही नहीं. अगर मैं यहाँ पे E को बिठाऊंगी तो A मेरा आगे चला जाएगा, जो कि पोजीशन ही नहीं थी. ऊपर वाले सेंटेंस में बोला था द पर्सन हु फेसेस Q विल नॉट सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ A. तो क्या बोला गया था कि जो भी फेस कर रहा है Q को वो A के लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए. और अगर आप इस पॉसिबिलिटी में देखो तो क्या, तो Q को फेस कर रहा है E जो है वो A के राइट पे है ना कि लेफ्ट पे, मतलब सही है. और अगर मैं यहाँ की बात करूँ Q को जो भी फेस कर रहा है, मुझे बोला था C यहाँ नहीं बैठेगा तो C यहाँ बैठेगा, तो Q को फेस कर रहा है C जो कि A के लेफ्ट पे है, मतलब मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत. और मेरी कौन सी पॉसिबिलिटी सर्वाइव करेगी, यहाँ पे C. मुझे बोला था R और S को फेस नहीं करता तो C आएगा यहाँ, और जो पोजीशन बची वहाँ पे क्या आएगा, B. तो जो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट था वो कौन सा कंटिन्यू करेंगे हम, ऊपर वाला. ठीक है, नीचे वाली जो पॉसिबिलिटी का केस था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया. तो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे हु फेसेस S. S को कौन फेस कर रहा है, S को फेस कर रहा है B. तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आएगा, B. नेक्स्ट है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस T. T को फेस कर रहा है A, मुझे बताना है सेकंड टू द राइट ऑफ A. A के सेकंड टू द राइट है D, तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा, D. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ B एंड B एक्सचेंजेस देयर पोजीशन. अगर B और D अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लें, ठीक है, देन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू P. तो P के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा. अगर B और D पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो P के ऑपोजिट
सॉरी देन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, तो पी के ऑपोजिट पे कौन बैठ रहा है फिर भी, सी। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है 4 of the 5 are alike in a certain way, so form a group, which of the following does not belong to the group। देखो ये एक ना चेक होता है आपके लिए कि आपने पजल सही की है या नहीं की है। अगर आपको ऑड वन आउट दिख जाता है तो मतलब यू आर डूइंग इट द राइट वे, और अगर आपको नहीं दिखता है तो मतलब आपकी पजल में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो आप ऑड वन आउट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो है क्या, EQCRP, EQCRP। तो आपने देखा R को छोड़ के जो बाकी के 4 एलिमेंट्स थे वो अपने एंड पॉइंट्स पे बैठे थे, एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे थे, और इसलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, R। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। पहला पेयर है ED, तो ये रहा मेरा ED, BA BA ये रहा, SR SR ये रहा, TP TP ये रहा, और DB DB ये रहा। आपने देखा कि सारे के सारे एडजेसेंट थे एक दूसरे के, तो अब ऑड वन आउट कैसे होगा। पहला पेयर था ED, ED, E जो था वो D के कहाँ बैठा था, राइट पे बैठा था, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट था वो दूसरे एलिमेंट के राइट पे बैठा था। नेक्स्ट है BA, इसमें भी B जो है वो राइट ऑफ A है, इमीडिएट राइट ऑफ A है। नेक्स्ट था SR, S जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ R है, राइट ऑफ R है। नेक्स्ट देखो TP, TP में क्या प्रॉब्लम आ रही है, T जो है वो P के इमीडिएट राइट होना चाहिए था, बट क्या है, T जो है वो लेफ्ट ऑफ P है। और अगर मैं लास्ट वन की बात करूं DB, तो DB में अगेन D जो है वो राइट ऑफ B है। मतलब मेरे क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, जो कि लेफ्ट ऑफ P था, विच वॉज TP। ठीक है, तो इसी लेवल की पजल आपको पूछी गई थी कल के पेपर में। इजी पजल थी, आपने देखा 2 पॉसिबिलिटीज बनी और उसमें से भी एक पॉसिबिलिटी सामने सामने डिस्कार्ड हो गई। देन आई वाज लेफ्ट विद ओनली वन। व्हाट इज मैटरिंग इज योर स्पीड। 4 पजल आ रही हैं कई शिफ्ट्स में, और तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्पीड को एनहांस करो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है अभी भी पजल में, या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत किया गया है, तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, या तो हम या तो बाकी के जो स्टूडेंट्स जिनका डाउट वो क्लियर हुआ आपको ज़रूर समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं अगेन सिलोगिज्म के। अगेन कुछ शिफ्ट्स में पूछा गया है और ओनली फ्यू वाले केसेस भी पूछे गए हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट्स हैं ओनली एप्पल आर मैंगो। ओनली एप्पल आर मैंगो का मतलब है दैट ऑल मैंगो आर व्हाट, आर एप्पल। ओके, सम ऑरेंजेस आर नॉट पीचेस। मुझे अभी ऑरेंजेस और पीचेस के बारे में नहीं पता, तो थर्ड स्टेटमेंट पे चलो। सम एप्पल्स आर पीचेस, सम एप्पल्स आर पीचेस गिवन है ये, तो सम ऑरेंजेस आर नॉट पीचेस मतलब अगर कुछ ऑरेंजेस हैं, ये और कुछ ऑरेंजेस हैं, तो ये जो ऑरेंज हैं ये पीच नहीं है। मतलब बाकी के ऑरेंज पीच हो सकते हैं, बट कुछ ऑरेंज ऐसे हैं जो पीचेस नहीं होंगे। तो ये आ गई मेरी वेन डायग्राम। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन्स देखो। सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल्स, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं है। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है? अगर ये वाले ऑरेंज जो है वो पीचेस नहीं है, बट ऐसा तो हो सकता था ना कि सारे के सारे ऑरेंज एप्पल में चले जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना दिया ऑरेंज, तो भी तो ये वाला ऑरेंज पूरा का पूरा ऑरेंज पीच नहीं है, बना सकती थी। मतलब मेरा जो फर्स्ट कंक्लूजन मुझे गिवन है वो गलत है। नेक्स्ट है फ्यू मैंगोज आर नॉट ऑरेंजेस, तो कुछ मैंगोज ऑरेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैंगो और ऑरेंज के बीच में मुझे तो कोई गिवन ही नहीं है। ऑल्सो मुझे बोला था उसने कि सिर्फ कुछ ऑरेंज जो है वो मैंगो नहीं है। अगर वो मुझे बोलता सारे के सारे ऑरेंज पीचेस नहीं हो सकते, तो हम जाके कुछ सोचते कि कुछ पॉसिबिलिटी बनती भी थी। बट अभी इसका बोलना कि कुछ मैंगो जो है वो ऑरेंजेस नहीं हो सकते, दैट इज नॉट डेफिनाइट, और इसलिए क्वेश्चन 2 का कंक्लूजन 2 भी जो क्या होगा, गलत। सो नन फॉलोज। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर कोई भी डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, नो टैप इज क्लिप, नो टैप इज क्लिप। नेक्स्ट है, ओनली अ फ्यू टैबलेट्स आर टैब, ये क्या था, ये मेरा टैब था। तो टैबलेट्स और टैब के बारे में अभी मुझे नहीं पता, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल टैब्स आर टैब्स, तो सारे के सारे टैब्स जो हैं वो टैब्स हैं, और ओनली अ फ्यू टैबलेट्स आर टैब। अगर ये मेरे टैबलेट्स हैं तो मुझे बोला ओनली फ्यू टैबलेट्स आर टैब, मतलब कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जो कभी भी टैब नहीं हो सकते, तो ये बन गया मेरा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन्स पे आओ, एटलीस्ट सम टैबलेट्स आर टैब, कुछ टैबलेट्स टैब होंगे ही होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मुझे वेन डायग्राम से सामने दिख रहा है कि इसमें कोई भी टैबलेट जो है वो टैब नहीं है, तो मतलब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट है, ऑल टैबलेट्स कैन बी टैब, सारे के सारे टैबलेट्स जो हैं वो टैब में हो सकते हैं क्या? देखो, सारा का सारा टैबलेट जब टैब में ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ टैबलेट ऐसा है जो टैब्स में नहीं जाएगा, तो वो सारा टैबलेट टैब में कैसे आ जाएगा? बिकॉज टैब इज अ सबसेट ऑफ टैब्स। आई होप यू आर ऑल एबल टू गेट माई पॉइंट। अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करो और फिर आराम से समझने की कोशिश करो कि अगर सारा का सारा टैबलेट टैब में नहीं जा सकता तो टैब में कैसे जाएगा, क्योंकि कुछ टैबलेट ऐसा था जो टैब नहीं हो सकता, दैट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसलिए कंक्लूजन 2 भी क्या होगा, गलत, इसलिए नन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिलोगिज्म के। आज के सिलोगिज्म के क्वेश्चन इजी नहीं है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से करना है, बस यही बोल सकती हूँ आपको। ऑल कीज आर टैटू, ऑल कीज आर टैटू, ओनली अ फ्यू वायर्स आर डेस्क। अगेन वायर्स और डेस्क के बारे में भी रिलेशन नहीं पता, तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, सम कीज आर नॉट डेस्क। तो ये कुछ कीज हैं जो कभी भी डेस्क नहीं हो सकती। तो सेकंड स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू वायर्स आर डेस्क, तो अगर ये वायर्स हैं तो ओनली अ फ्यू मतलब कुछ वायर तो डेस्क है, बट कुछ वायर ऐसी है जो कभी भी डेस्क नहीं हो सकती। ये आ गई मेरी वेन डायग्राम। कंक्लूजन देखो, ऑल डेस्क बीइंग टैटू इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डेस्क जो है वो टैटू हो सकता है। अब देखो, मैंने बनाया कि डेस्क टैटू से बाहर है, अगर मैं इसको अंदर खींच के अगर मैं इसको डेस्क ऐसे बना लेती तो क्या मेरे वेन डायग्राम में कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रिलेशन दिया गया था कि कुछ कीज ऐसी हैं जो डेस्क नहीं है, मतलब सारा का सारा डेस्क भी टैटू के अंदर जा सकता है, तो मतलब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, सही। नेक्स्ट है, एटलीस्ट सम टैटू आर वायर, मतलब कुछ टैटू ऐसा होना ही चाहिए जो वायर है। तो क्या कुछ टैटू वायर है? ज़रूरी है? नहीं है। हम डायग्राम से देख सकते हैं कि टैटू और वायर में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मेरा सेकंड कंक्लूजन गलत, और मेरा आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। ओके गाइज, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक इट, शेयर विद योर पेयर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम एंड दिन तक आपके साथ बने रहें। देखो, जैसे जैसे पेपर हो रहा है हमारा जो व्यूअर बेस है वो कम हो रहा है, सो प्लीज़ शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स जिनका आने वाले दिनों में पेपर है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि एंड तक आपके साथ प्रिपरेशन आपके साथ करनी है। ऑल्सो सब चैनल्स पे JKSSB शुरू हो चुका है, बट वी विल बी विद यू टिल JK बैंक, और उसके बाद ही हम JKSSB का स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। एंड इंस्टीट्यूट में JKSSB की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज JK बैंक इज़ इंस्टीट्यूट में JK बैंक ओवर हो चुका है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए। इंग्लिश के सेशंस और रीजनिंग के सेशंस मैं ऑल्टरनेट डेज पे लाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, और जिनका कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।